तो स्वागत है तुम्हारा 2 साल तक चलने वाले इस आईआईटी जेईई के लड़ाई के पहले दिन पे। आज की वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कि भैया 2 सालों में क्या क्या करेंगे जिसके वजह से आईआईटी जेईई का जब 2028 में एग्जाम होगा तो हमारा सबसे बेहतरीन रैंक आ पाए, क्योंकि ये 2 साल का समय बहुत बढ़िया होता है एक आईआईटी जेईई के एग्जाम में बहुत बेहतरीन रैंक लाने के लिए। तुम्हें पता है, तुम्हारे सीनियर्स जो आईआईटी जेईई के एग्जाम में फेल हो जाते हैं उनसे अगर पूछो तुम कि भाई बता दे तेरी एक विश कौन कौन सी है, तो उनका बस एक विश होता है कि जब मैंने 10th पास करा था ना, उसके 1-2 दिन के बाद का जो समय था, काश मुझे कोई टाइम ट्रेवल करा करके वहां पे ले जाए। और तुम्हारे लिए सबसे भाग्य का बात है कि उनका जो विश है वो तुम्हारा प्रेजेंट है, तुम्हारा वर्तमान है। तो इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करना, क्योंकि अगर नहीं करते हो ना तो जब आईआईटी जेईई का 2028 में एग्जाम आएगा तो तुम्हारा भी वो विश होगा कि काश उस दिन मुझे पहुंचा दे जो तुम्हारा आज है। इस चेहरे की आदत तुम्हें अगले 2 सालों के लिए डालनी पड़ेगी। यह चेहरा तुम्हें वक्त वक्त पे आकर के बताता रहेगा कब क्या कैसे करना है। तुम्हें इस चेहरे की बहुत ज्यादा आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि 10वीं की तरह 11वीं और 12वीं नहीं होता लाडले। 11वीं और 12वीं में ना बहुत सारे भटकाव होते हैं। यही चेहरा होगा जो तुम्हें रोकने में सक्षम होगा। बाकी सारी चीजें जो है ना वो तुम्हें अपनी तरफ खींचेंगी। ये चेहरा तुम्हें अपने लिए प्यार करा देगा। अगर तुम इस चेहरे से नए हो और 10वीं के बाद पहली बार इस चेहरे को देख रहे हो तो इस छोटे से इंसान का एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि मेरा नाम स्नेहित मिश्रा है। मैं पिछले कुछ समय से आईआईटी जेईई के बच्चों को आईआईटी के द्वार तक जाने के लिए गाइड करता हूं, और मैं ठीक ठाक गाइड कर लेता हूं, ऐसा बच्चे कहते हैं। मुझे तो पता नहीं, बट बच्चों का एक्सपीरियंस है कि भैया आप सही गाइड कर लेते हो। तो ठीक है, वो कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, बच्चों की बात कौन टाल सकता है। तो आज की वीडियो में हम पूरे 2 सालों तक क्या क्या करने वाले हैं पूरी डिटेल में बात करेंगे। थोड़ी लंबी वीडियो होगी तो इसको देखना, क्योंकि तुम्हारी तैयारी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले स्टार्ट हो जाती है। इस बार के तुम आईआईटी जेईई जेईई मेन का जो एग्जाम हुआ है जिसमें 300 आउट ऑफ 300 एक कबीर नाम के बच्चे ने स्कोर करा है, उससे पूछोगे कि आईआईटी जेईई में कितने सब्जेक्ट हैं, वो बताएगा 4। उसके टीचर ने उससे कहा था कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और एक एग्जाम गिविंग टेम्परामेंट। कि एग्जाम जब हम देते हैं तो उसका टेम्परामेंट क्या होगा, माइंडसेट क्या होगा, और उस टेम्परामेंट को सीखने के लिए ना आपको पूरे 2 साल की तैयारी में एक चौथा सब्जेक्ट लेके चलना पड़ता है जिसे हम कहते हैं एग्जाम माइंडसेट। और वो अगर माइंडसेट डेवलप नहीं हुआ ना तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आप कितने भी सीख जाओ वो काम नहीं आता है। और उसकी तैयारी तुम्हारी अभी से स्टार्ट हो गई है। उसका एक पहला लेसन होता है पेशेंस, धैर्य। 10वीं की तरह नहीं कि आपको पूरा एकदम उछल उछल के बातें बताई जाएंगी, आपको धैर्य के साथ सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि सक्सेस इज बोरिंग। एक बोरिंग काम को रिपीटेटिव करने पे ही हमें सक्सेस मिलता है। अगर आप एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट के भरोसे बैठे रहोगे ना कि मुझे जब मजा पूरा आएगा ना, वो मजा दिलाऊंगा, बट उसके भरोसे नहीं बैठना। मजा पूरा आएगा ना वही काम करूंगा, क्योंकि 11वीं 12वीं में बहुत सारे ऐसे पल आएंगे जहां पे तुम्हें फोर्सफुल्ली कोई काम करना पड़ेगा, और वो तुम करोगे तभी बाकी बच्चों से आगे निकल पाओगे। क्योंकि ये 10वीं की तरह एग्जाम नहीं है कि भैया इसमें सब सिलेक्ट होते हैं, सबके लिए मौका है। इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये, तो कंपटीशन हमें काटना होता है। हम सारी बातें करेंगे कि भैया कोचिंग कौन सा ले, बोर्ड्स की तैयारी मुझे आईआईटी के साथ करनी है या क्या अलग अलग होती है, किताबें कौन सी फॉलो करें, तुम्हें कुछ नहीं पता। यहां तक कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि आईआईटीज क्या होती है, वो भी बताऊंगा। एग्जाम कैसे होता है वो भी बताऊंगा। सारी चीजें तुम्हें बताऊंगा। बस धैर्य के साथ हमें बैठ करके और इस चेहरे को, थोड़ा सुंदर नहीं है फिर भी देखने की कष्ट करनी है आपको। क्या मुस्कुराते हुए करोगे? सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दो। पॉजिटिव अफर्मेशन क्या होता है कि मैं कर सकता हूं। 10वीं में तुम्हारे कैसे भी मार्क्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मेहनत से उस चीज को पास कर लेंगे। एक बात कही जाती है कि 10वीं तक के जितने पाप थे ना, अगर 10वीं में अच्छा स्कोर हो जाता है तो वो सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन 10वीं में धुल नहीं पाए तो 12वीं तक का जितना भी पाप था ना, वो 12वीं में अगर अच्छा स्कोर करके अच्छा एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करके हम आगे चले जाते हैं तो हमारे सारे 12वीं तक के पाप धुल जाते हैं। तो 10वीं में नहीं धो पाए तो कोई बात नहीं, हम अभी से मेहनत करेंगे। तुम बस एक प्रॉमिस कर दो कि भैया मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी, आप रास्ता बताते चलो, रास्ता हम चलते रहेंगे, आप हमें बस पहुंचा दो। मैं कहता हूं ना कि मैं पहुंचा दूंगा। इतनी काबिलियत है कि मैं बच्चों को आईआईटीज के द्वार तक पहुंचा सकता हूं बिना उन्हें गुमराह किए।
ये बात दिमाग में डाल लेना। उसके बाद कि स्ट्रैटेजी किस तरीके से फॉलो करेंगे भैया, कौन सी कोचिंग में जाएं, कौन सी मटेरियल्स लगाएं, कौन सा टेस्ट दें, कैसे टेस्ट देना होता है, वो सारी चीजें बात करेंगे। और लास्ट में कि उसे करना कैसे है। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हुई? सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आईआईटी का एग्जाम क्या होता है। सबसे पहले आईआईटीज क्या होते हैं। तो लाडले देखो, हम भारत में रहते हैं, भारत में 10वीं के बाद 11th और 12th करना होता है। ठीक, अब 11th और 12th में अलग अलग बच्चे अलग अलग स्ट्रीम ले सकते हैं। कोई बायोलॉजी ले सकता है, कोई मैथमेटिक्स ले सकता है, कोई कॉमर्स ले सकता है, कोई आर्ट्स ले सकता है। इसमें से जो बच्चे मैथमेटिक्स लेते हैं, एम से मैथमेटिक्स लेते हैं, इनको इनके साथ 2 सब्जेक्ट फ्री में मिलते हैं। एक होता है केमिस्ट्री और एक होती है फिजिक्स। ठीक है, और इसके साथ आपका एक एडिशनल सब्जेक्ट भी होता है जिसे हम बोर्ड्स के नाम पे कहते हैं इंग्लिश, और एक और कोई फिजिकल एजुकेशन। ये 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होते हैं। किसी का फिजिकल एजुकेशन होगा, किसी का फिजिकल एजुकेशन नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स सबसे मेन है। ठीक है, तो 11वीं 12वीं करने के लिए जो बच्चे मैथमेटिक्स चुनते हैं, उन्हें एक ऑप्शन होता है कि वो सिर्फ 11 12 प्लेन कर लें, यानी कि 11वीं और 12वीं का जो नॉर्मल सिलेबस है वो पढ़ाई करें, और उसके बाद क्लास 12th का बोर्ड से एग्जाम दे, और उसके बाद सोचे कि जिंदगी में क्या करना है। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे ही बच्चा 11वीं में आता है, वो सोचता है कि मैं 12th के बाद क्यों सोचूं, मैं अभी से ही फिक्स कर लूंगा कि मुझे 12th के बाद क्या करना है। और जनरली बच्चे 12th के बाद जो मैथमेटिक्स लेते हैं वो इंजीनियरिंग करने की चुनते हैं, और वो भी भारत के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट से, सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट से। और वो सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट जहां से इंजीनियरिंग की जा सकती है, उसका नाम है आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। अब इसमें जाने के लिए आपको एक एग्जाम पास करना होता है जिसे कहते हैं आईआईटी जेईई का एग्जाम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हुई? तो अगर आप इस एग्जाम को पास कर लेते हो तो आपको आईआईटी में जाने का मौका मिल जाएगा। अब ये एग्जाम ना 2 फेजेस में होता है। पहला एग्जाम उसे कहते हैं जेई मेन। ठीक है, जेई मेन जब आप पास कर लोगे तो आपको फिर जेई एडवांस्ड देने का मौका मिलता है, और जब जेई एडवांस्ड के एग्जाम में अच्छा रैंक ले आओगे तो फिर आपको आईआईटी मिलेगा। तो भैया क्या मैं जस्ट जेई मेन पास कर लूंगा? जेई मेन, जे और एम लिखा है, और जेई एडवांस्ड, जब ये पास करोगे तो ये देने का मौका मिलेगा। बट भैया क्या मैं सिर्फ जेई मेन पास कर लूंगा और जेई एडवांस्ड नहीं पास कर पाया तो क्या होगा? तो लाडले सिर्फ जेई मेन के बेसिस पे भी कुछ कॉलेजेस मिलते हैं जो उतने प्रीमियम तो नहीं है जितना आईआईटी है, बट भारत में वो भी एक रेपुटेशन रखते हैं जिसे कहते हैं एनआईटी और जीएफटीआई। ठीक है, तो एनआईटी और जीएफटीआई आपको जेई मेन के थ्रू मिल सकते हैं। तो जेई एडवांस्ड क्वालिफाई भी नहीं करते अगर, और जेई मेन में अच्छा परसेंटाइल ले आते हो, परसेंटाइल का भी एक कॉन्सेप्ट होता है वो भी समझाऊंगा, बट जेई मेन का जो मार्क्स है ना वो परसेंटाइल के फॉर्म में मिलता है। 10th में आपको परसेंटेज मिलते थे, यहाँ पे परसेंटाइल मिलता है, और जनरली 99 परसेंटाइल एक अच्छा स्कोर माना जाता है। तो अगर वो आपका आ जाता है तो आपको एनआईटीज बहुत अच्छी अच्छी मिल जाएंगी, और अगर आप उसके बाद जेई एडवांस्ड भी क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर तो आपका प्रीमियम इंस्टीट्यूट इंतजार कर रहा है। और इसका सिलेबस जो है जेई मेन और जेई एडवांस्ड का, ये सेम है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो 11वीं और 12वीं का सिलेबस है। तो बहुत सारे बच्चे जो क्लास 11th में आते हैं वो 11th के साथ साथ आईआईटी जेई की तैयारी करते हैं क्योंकि सिलेबस सेम है, और जैसे ही 12th पास हो जाते हैं वैसे ही तुरंत ये वाला एग्जाम देते हैं और फिर अगली बार आईआईटीज में चले जाते हैं। तो क्या भैया हमें जैसे बोर्ड्स में एक बार मौका मिलता है वैसे इसमें भी एक बार मौका मिलता है? नहीं, इसमें आपको जेई एडवांस्ड देने का 2 बार मौका मिलता है, और जेई मेन देने का 3 सालों तक मौका मिलता है। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। इस साल मैंने मान लो 2026 में 12th पास करा, गॉट इट? तो मुझे एक बार जेई मेन देने का 2026 में मौका मिलेगा, एक बार 2027 में मौका मिलेगा, और एक बार 2028 में मौका मिलेगा। लेकिन जेई एडवांस देने का 2 ही बार मौका मिलता है। मान लो 2026 में मैंने 12th पास करा, इस बार जेई मेन दिया,
और जेई मेन क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाई करने का मतलब कट ऑफ एक निकाला जाता है कि उस मार्क्स के ऊपर वाले क्वालिफाइड माने जाएंगे, उस मार्क्स के नीचे वाले नॉट क्वालिफाइड माने जाएंगे। क्या मेरी बात इतनी समझ में आए? तो नॉट क्वालिफाइड तो जेई एडवांस्ड नहीं दे सकते, बट जो क्वालिफाई हो गए वो 2026 में एक बार जेई एडवांस्ड देंगे और फिर 2027 में एक बार जेई एडवांस्ड देंगे। बट भैया आपने तो कहा जेई मेन 3 बार दे सकते हो। हाँ, तो 2028 में जब आप जेई मेन दोगे तो उसके बाद अगर जेई मेन आप क्वालिफाई भी कर जाते हो तो जेई एडवांस्ड का मौका आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको जेई मेन के स्कोर पे ये जो 2 कॉलेजेस बताए हैं इसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अब जेई मेन का भी एग्जाम जो है ना वो हर साल 2 बार होता है, जेई मेन जनवरी और जेई मेन अप्रैल, और दोनों में से आप जिसमें बेटर स्कोर करोगे वो आपका मार्क्स माना जाएगा और उसके हिसाब से आपकी रिजल्ट बनेगी। तो जिसमें भी आप अच्छा प्रदर्शन करोगे वही सरकार मानेगी और उसी के हिसाब से आपको एडमिशन देगी। जैसे इस साल भी तुम देख रहे हो कि जेई मेन जनवरी हो चुका है और जेई मेन अप्रैल बच्चों का होने वाला है। तो ये था आपका पूरा का पूरा आईआईटी का इंफॉर्मेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि तुम्हारे पास कितना समय है। लाडले तुम्हारे पास ना टोटल 2 साल का समय है और इससे रिलेटेड कुछ बातें जाननी बहुत जरूरी है। ये सबसे परफेक्ट टाइम होता है आईआईटी जेई की तैयारी करने का, 2 साल का समय। ठीक है, जितने भी रैंकर्स होते हैं वो इसी टाइम स्पैन में एग्जाम क्रैक करके टॉप रैंक बनते हैं। अभी तक एक करंट ईयर वाले बच्चे कहे जाते हैं, एक ड्रॉप ईयर वाले। ड्रॉप ईयर का मतलब हुआ कि भैया मैं 12th पास करा और 12th के साथ मेरा ये जेई मेन वाला एग्जाम नहीं क्वालिफाई हुआ तो मैं अगले साल वाला अटेम्प्ट लूंगा, अगले साल भी एग्जाम देने की सोचूंगा और एक साल 12th के बाद कोई डिग्री कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं लेकर के मैं एक साल तैयारी करूंगा। उन्हें कहते हैं ड्रॉपर्स। ठीक है, तो लाडले जो करंट ईयर वाले बच्चे होते हैं ना उन्हीं से टॉप रैंक्स आते हैं, रैंक 1 ये सब हो गया ना, उन्हीं से आता है। और ड्रॉपर उतने रैंक नहीं लाते, अभी तक का ये ट्रेंड रहा है, पता नहीं क्यों नहीं लाते बट नहीं लाते अभी तक। बस एक बार ड्रॉपर का ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, बाकी सारे टाइम में ऑल इंडिया रैंक 1 जो है ना वो करंट ईयर वालों से आए हैं। तो तुम्हारे लिए बहुत खुशखबरी है कि बालक तुम रैंक 1 के दावेदार हो सकते हो। तो रैंक 1 लाने के लिए एक्साइटेड रहना, आ सकता है, हिम्मत मत हारना। तुम में से बहुत सारे बच्चों को कहे जाएंगे कि 11th में आए हो तो नए नए बड़े सपने देख रहे हो, नहीं, बड़ा सपना देखना। ठीक है, तो ये 2 साल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें जो शुरुआत का 1 साल होगा तुम्हारा वो 11th की पढ़ाई कराई जाएगी और लास्ट का जो 1 साल होगा इसमें 12th की पढ़ाई कराई जाएगी। अब 11th वाले में आप बोर्ड्स की भी पढ़ लोगे और उसके साथ साथ थोड़ा सा लेवल अप करोगे तो आईआईटी जेई का भी सिलेबस उसी में कवर हो जाए, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, बस क्वेश्चन के लेवल अलग होते हैं। तो आईआईटी जेई का भी सिलेबस कवर हो जाएगा आपका और अगले साल में आप 12th पढ़ोगे। गॉट इट? और फिर उसके बाद 2028 के जनवरी में आप जाकर के जेई मेन का एग्जाम दोगे और जाकर के फिर अगर जेई जनवरी को क्वालिफाई कर लेते हो, क्वालिफाई कर जाओगे तो फिर जेई एडवांस्ड का एग्जाम आप अप्रैल मई में दोगे। ठीक है, तो 2028 के मई में जेई एडवांस्ड का एग्जाम दोगे। तो 2 साल का तुम्हारा ये टाइमलाइन है पूरा का पूरा। अब बात कर लेते हैं कि भैया तैयारी करेंगे कैसे। ठीक है, कि हाउ टू प्रिपेयर। इस सवाल पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब मैंने बता दिया कि 11th और 12th कोई भी आप बोर्ड से स्कूल में एडमिशन लो, चाहे सीबीएसई हो गई, चाहे फिर स्टेट बोर्ड हो गया, चाहे आईसीएसई हो गया, उसका जो सिलेबस है वो आईआईटी जेई से मैच करता है। तो जब भी मैं ये बोलूं कि आईआईटी जेई में ये पढ़ना है, तुम ये मत सोचना कि भैया बोर्ड्स के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि जनरली लाडले जो आईआईटी जेई की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं ना उन्हें बोर्ड्स की टेंशन नहीं लेनी पड़ती, वो बोर्ड्स बड़े आराम से निकाल लेते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो बोर्ड्स की मैं बात नहीं भी करूं ना तो तुम समझना कि बोर्ड्स उनमें इंक्लूडेड है, हो जाएगा। आईआईटी जेई की बात करते हैं सिंपली। ठीक है, तो हम कैसे तैयारी करेंगे सर? तो भैया आपको एक सिलेबस दिया जाता है, सिलेबस में आपको पूरे डिटेल दिए जाते हैं कि अच्छा ये आपको पढ़ना है। आपको 3 सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जिसे शॉर्ट में पीसीएम कहते हैं। तो पीसीएम का पूरा सिलेबस दिया जाता है, उस सिलेबस को आपको पढ़ना होता है, उसके कॉन्सेप्ट को सीखना होता है और एग्जाम में जब आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके उसमें सही करना होता है। तो सबसे पहले हमें उस सिलेबस को देखना है, उसे लर्न करना है।
अब भैया हम सिलेबस के टॉपिक को सीखेंगे कैसे? तो 10वीं में कैसे सीखते थे? 10वीं का भी तो आपको सिलेबस दिया गया था ना। तो 10वीं में हम कैसे सीखते थे? 10वीं में हम सीखते थे कि कोई टीचर हमें आता था, उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाता था और हमें इतना काबिल बनाता था कि हम 10वीं के सवाल को सॉल्व कर पाए। सेम प्रोसीजर यहां पे भी फॉलो होता है कि आपको लाडले सिलेबस को पढ़ने के लिए टीचर का सहारा लेना पड़ेगा। अब टीचर आपके दो जगह मिल सकते हैं। एक, आप स्कूलिंग कर लो, जैसे 11 12 की भी स्कूल होता है, 10 तक आप स्कूल जाते होगे तो एक स्कूलिंग कर लो और एक कोचिंग कर लो। कोचिंग क्या होता है कि एक प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस, मान लो ट्यूशन क्लासेस होते हैं जो कि IIT JEE की तैयारी कराते हैं, ठीक है। और एक स्कूल होता है जो स्कूल तो स्कूल होता ही है। लेकिन 11th और 12th में एक खास बात है लाडले कि 11th और 12th का जो स्कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो सही नहीं है। वहां पे टीचर्स उतने कैपेबल नहीं है, कैपेबल हैं भी तो वहां उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कैपेबिलिटी को दिखाने की। तो जनरली, क्योंकि गाइडेंस का मतलब यही होता है ना कि तुम्हें फैक्चुअली बात बता दो, तो जनरली ये देखा जाता है कि जो कोचिंग में जाते हैं बच्चे वो बेटर परफॉर्म करते हैं दोनों जगह पे, बोर्ड्स में भी और IITs के एग्जाम में भी। तो एक दूसरा ऑप्शन था स्कूल और एक था कोचिंग। मेरी सजेशन ये रहेगी, मैं सीधे बोल दे रहा हूं कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। अब कोचिंग के भी दो ऑप्शंस होते हैं, एक आप ऑनलाइन कर लो, यहां पे लिख देता हूं, एक आप ऑनलाइन कर लो और एक आप ऑफलाइन चले जाओ। कौन सी ले भैया, ऑनलाइन वाली लें या ऑफलाइन वाली लें? लाडले, अगर आपके पास पैसे हैं और अगर आपके आसपास में अच्छी कोचिंग है या कोटा जाना अफोर्ड कर सकते हो तो ऑफलाइन आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ऑनलाइन आपके लिए सबसे बेस्ट माध्यम रहेगा तैयारी करने का। शर्त यह है कि तुम्हारे पास विल पावर होना चाहिए। विल पावर किसे कहते हैं कि मैंने जो डिसाइड करा है वो मैं कर पाता हूं या नहीं। क्योंकि लाडले ऑनलाइन तैयारी में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है ना कि ऑनलाइन में हमें कोई थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति रियल लाइफ में प्रेजेंट नहीं होता। 10वीं में जैसे मम्मी पापा पूछते थे कि तुम क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, थोड़े बहुत हो गया, स्कूल में गए तो टीचर ने डांट दिया, यहाँ पे कोई नहीं होता। तो यहाँ पे आपको खुद से काम करना पड़ता है। और अगर तुम ये प्रॉमिस कर सकते हो कि भैया मैं खुद से काम कर लूंगा या लूंगी, तो ऑनलाइन से तुम्हारा रैंक 1 आराम से आ जाएगा। अभी तक आया नहीं है लेकिन, बट कोई बात नहीं, कोई तो पहला होगा, तुम हो सकते हो। और एक बात बता देता हूं कि अगर तुम इस चेहरे के साथ जुड़े रहोगे तो बहुत आसान होगा तुम्हारे लिए इसके साथ विल पावर मेंटेन कर पाना, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज ही यही है। मैं बहुत कम इस बात पे बात करता हूं कि तुम्हें तैयारी में क्या क्या करना है, मैं ज्यादा पूरे 2 साल इस बात पे बात करता हूं कि तुम कैसे करोगे, तुम्हें धक्का कैसे दिया है, तुम छोड़ के भाग ही नहीं सकते अगर तुम मेरे पास आते रहोगे तो। दुख की बात यह होती है कि एक समय के बाद तुम मेरे पास आओगे नहीं, क्योंकि कंफर्टेबल हो जाओगे, क्योंकि शुरुआत में लगता है ना कि अरे हो जाएगा यार। तो अगर यहां रहोगे, मेरे साथ जुड़े रहोगे, तो फिर तुम्हारे लिए ऑनलाइन बेस्ट माध्यम रहेगा कम पैसों के साथ। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई? ठीक है, अब बात कर लेते हैं भैया कि ऑनलाइन में कोचिंग कौन सी ले लें और जब कोचिंग चले जाएंगे तो बुक्स कौन सी ले लें, इस पे बात करते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न जो तुम यही लेकर के आए हो और तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें बता दे, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में मैं तुम्हें डायरेक्ट नाम नहीं लूंगा, क्योंकि हो सकता है मैं एक्स का नाम लूं, कोई वाई लेके रखा रहे तो दिक्कत हो जाए, ठीक है। सीधे तुम्हें एक सिंपल भाषा में बता देता हूं कि जैसे ऑफलाइन कोचिंग में भी जाओगे ना तो तुम्हारे लिए बैचेज बनाए जाते हैं, एक टॉप बैच, एक बॉटम बैच, एक बॉटम बैच, एक बॉटम बैच। और वो बैचेज इस माध्यम से नहीं बनाए जाते कि ये वाला अच्छा पढ़ाता है ये वाला खराब पढ़ाता है, नहीं, सारे बच्चे अलग तरीके के होते हैं और उनके हिसाब से उन्हें बैचेज अलॉट किए जाते हैं। तो अगर एक एवरेज बच्चे को शुरुआत में ही टॉपर बैच में भेज दोगे ना, टॉपर बैच ये नहीं कि जो टॉपर जहां पढ़ते हैं, वो बैच ऐसा जिसमें कि थोड़ा टफ क्वालिटी का कंटेंट पढ़ाया जाता है, तो वहां वो बच्चा किल हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट से मर जाएगा। और एक इस बच्चे को अगर तुम बॉटम बैच में भेज दोगे तो वो वहां मर जाएगा, क्योंकि वहां पे एक्सप्लेन ज्यादा चीजें की जाती है, ज्यादा टफनेस पे ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक। तो सबसे पहली बात कि तुम्हें जिस टीचर से समझ आ रहा है, सबसे पहली प्रायोरिटी है समझ की। शुरुआत के दिनों में कम से कम सबसे पहली प्रायोरिटी है समझ की, कि समझ आ रहा है या नहीं, ठीक है। उस टीचर से, कोई बहुत महान टीचर है, बहुत भैया दुनिया का सबसे महान टीचर है,
बट उसके क्लास में मैं खास करके ऑनलाइन में 1 घंटा पढ़ने में ही सामत आ जाती है। इतना मतलब मोनोटोनस होता है, इतना बोरिंग होता है कि भैया एकदम मैं पढ़ ही नहीं पाता 1 घंटे। तो वहां कितना भी अच्छा पढ़ा है ना, वो तुम नहीं पढ़ पाओगे। तो सबसे पहली बात कि जिससे तुम्हारी वाइब मैच हो जाती है टीचर से। दूसरी बात कि उस टीचर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 10 सालों का एक्सपीरियंस देख लेना कि टीचर के पास एक्सपीरियंस है या नहीं। ऑनलाइन में सभी कोई अपनी एक्सपीरियंस बताते हैं, बताना होगा। तो जिसके पास भी 10 सालों का एक्सपीरियंस है, जिस बैच में भी 10 सालों के एक्सपीरियंस वाले टीचर है, वहां पढ़ लेना, ठीक है। तीसरी बात कि ऐसे कोचिंग को चुनना जो थोड़ी रेप्यूटेड हो। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ रही है? क्योंकि रेपुटेशन के लिए बहुत सारी कोचिंग को काम करना पड़ता है। कोई ऐसे ही खुली है फिर बंद, क्योंकि आईआईटी जेईई का फील्ड है, यहाँ पे हर साल एक कोचिंग खुलती है, हर दूसरे साल बंद हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ की। तो ऐसे जगह पे जाना जहाँ का सिस्टम अच्छा हो, ठीक है। यानी कि वहां बहुत पहले से पढ़ाए जा रहे हैं, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बच्चे सिलेक्ट होते आ रहे हैं, तो बढ़िया से वहां से आप पढ़ सकते हो। तो जब एक बार आप कोचिंग चुन लोगे, उसके बाद जो सबसे बड़ी बात ध्यान में रखनी है वो ये है लाडले कि आपने एक बार कोचिंग चुन लिया। अब देखो 10वीं की तरह नहीं है कि यहाँ पे 50 लाख बच्चे हैं और टीचर 5,000 हैं तो सबको बच्चे पढ़ाने को मिल गए। यहाँ पे तो 5,000 बच्चे हैं और 50 लाख टीचर हैं, तो सब आपस में लड़ते रहते हैं कि भैया मेरे बैच में पढ़ो, मेरे बैच में पढ़ो, मेरे बैच में पढ़ो, मेरे बैच में पढ़ो। नहीं, भटक जाओगे। तुमने एक बार चुन लिया, शिद्दत से उसे पढ़ना है, शिद्दत से, क्योंकि भैया 80% सब सेम पढ़ा देते हैं और इतना सिलेबस एनफ होता है आपको आईआईटीज में जाने के लिए, 100% करना भी नहीं होता। लेकिन जब तुम भटकते रहोगे ना, तो 80% सब सेम पढ़ा रहे हैं, फिर भी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा 20%। अभी बेतुकी बातें लग रही होंगी, लेकिन तुम अपने सीनियर से पूछना, 10% भी सिलेबस नहीं होता 2 सालों में। कुछ भी पूछो, कुछ भी नहीं आता। तो एक बार चले गए, उसके बाद यूट्यूब बंद कर देना। तुम्हारे पास चुनने के ऑप्शंस होने चाहिए कि अच्छा मैं इस चीज को देखूंगा या नहीं देखूंगा। और तुम्हारे सामने कोई आ रहा है व्यक्ति, जबरन तुम्हारा कॉलर पकड़ के तुम्हारे आंखों में घुस जाने को भटका के जाएगा। तो एक बार चुन लिया, पूरी जान लगा दो, सारा रिसर्च करने में सब जान लगा दो, लेकिन जब एक बार चुन लिया तो फिर भैया उसी से पढ़ेंगे। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई? तो ये हो गई ऑनलाइन कोचिंग की बात। अब बात कर लेते हैं किताबों की। लाडले देखो 11th और 10th और 9th में क्या करते थे ना हम कि हमारे पास रेफरेंस बुक ही होते थे, हमारे पास कुछ और नहीं होता था पढ़ने को, तो हम रेफरेंस बुक खरीदते थे। लेकिन 11th 12th में ना लाखों रेफरेंस बुक्स हैं, उनमें लाखों क्वेश्चंस हैं, तो आप सारी किताबें खरीद करके सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो क्या होता है कि ये जो कोचिंग्स होती हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो सारे अच्छे अच्छे किताबों से क्वेश्चन छांटती हैं और एक पेज में प्रिंट कर देती हैं और उस पेजेज को जोड़ जोड़ के एक किताब बना देती है, जिसे कहते हैं हम मॉड्यूल। तो अगर आप ऑनलाइन बैच लोगे तो वो मॉड्यूल देंगे, या फिर आप ऑनलाइन बैच नहीं लोगे तो आप फिर कहीं सेकंड हैंड मॉड्यूल ले सकते हो। और फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि बुक्स करने से पहले ये मॉड्यूल खत्म करना, मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है खत्म करना। और जब मॉड्यूल खत्म करोगे तब तुम्हें पता पड़ेगा कि बुक्स के लिए समय ही नहीं मिला। अगर मॉड्यूल्स कहीं क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो भैया तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो यानी कि एक रिसोर्स पकड़ना है, सारे कोचिंग सेम होती है, ठीक है, सबका लगभग लगभग ठीक है, लेकिन रेप्यूटेड कोचिंग का उठाओ और उसके मॉड्यूल रख लो अपने पास और जस्ट उसी को सॉल्व करना है तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे पास मॉड्यूल का ऑप्शन है और मॉड्यूल ही करना है। अब तुम अगर बैच में जाते हो और बैच में टीचर कोई रिकमेंड करता है तो भैया उस बुक को उतना ही लगाएंगे जितना टीचर ने बताया, पूरा 1 to Z नहीं सॉल्व कर देंगे, A to Z नहीं सॉल्व करना। जैसे किसी ने इरोडोव का नाम सुन लिया, ये सब सुनोगे तुम बड़ी बड़ी चीजें, टीचर बताए तभी सॉल्व करना, ठीक है। नहीं तो ये मॉड्यूल ही सिर्फ अपने पास तुम्हें रखना है। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई? ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि भैया हम पढ़ेंगे कैसे, हाउ टू स्टडी पे बात कर लेते हैं कि हम पढ़ेंगे कैसे। भैया पढ़ेंगे कैसे? टीचर जैसे पढ़ाएगा वैसे पढ़ेंगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। एक 30 सेकंड का स्ट्रेटेजी होता है आईआईटी निकालने का, टीचर पकड़ो, उनसे पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, आईआईटी जाओ। बट नहीं होता इससे सिलेक्शन। कैसे पढ़ेंगे? ध्यान से सुनना। जब आप 8th क्लास में थे तो मान लो पढ़ाई का लेवल ये था, तो 9th में जाओगे तो लेवल इतना बढ़ेगा, 10th में जाओगे तो लेवल इतना बढ़ेगा।
11th में आओगे ना तो लेवल इतना बढ़ जाएगा। तो 11th के शुरुआती हफ्तों में खास करके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आदमी शहीद हो जाता है। जैसे ही 11th में आता है ना, इतना गैप मिलता है तो वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता। तो सबसे पहली बात कि शुरुआत में तुम्हें आईआईटी लेवल पे कैपेबल होने के लिए, समझ आए या ना आए, माइंडसेट वो होने के लिए कि दिमाग इतना झेल सकता है, उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो शुरुआत का जो 1 महीना है ना, बैच लेने के बाद भी तुम्हें स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और वो स्ट्रगल से भागना नहीं, ये बड़ी नॉर्मल बात है। शुरुआत के 1 महीने में नहीं समझ आना बहुत नॉर्मल बात है, और समझ आना भी, बट वो डाइजेस्ट नहीं हो पाना। जैसे बहुत चीजें होती है ना, पढ़ने के बाद समझ तो आ गया लेकिन कुछ अजीब लग रहा है, वो वाली फीलिंग है ना, सो बड़ी नॉर्मल बात है। तो इसके साथ तुम्हें जूझना पड़ेगा, और इसको लेकर के फिर दूसरे महीने में जाओगे, कंफर्टेबल होने लगोगे। तो पहली बात ये ध्यान में रखना। दूसरी बात कि जब आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे होगे तो तुम्हें टीचर कुछ सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा, ठीक है। अब तुमने उसे अपने कॉपी में नोट करा, नोट्स कैसे बनाना है वो भी बताऊंगा, बट नोट करा। अब हमें क्या करना है कि उसी के उसी दिन इसको पूरे अपने दिमाग में डाल लेने की कोशिश करनी है, उसे उसी दिन पढ़ लेने की कोशिश करनी है। जब तुम उसको पढ़ लोगे उसी दिन, तो तुरंत का काम तुरंत कंप्लीट होता चला जाएगा, और तुम्हारा कोई भी बैकलॉग नहीं होगा। ये भी नया टर्म सुना होगा, शायद 9th-10th में यूज होता होगा, बट यहां बता रहा हूं सबसे बड़ी बीमारी जो कभी ठीक नहीं होती, हजारों स्ट्रेटेजी के बाद एक बार हो गया तो भैया, आईआईटी जेईई का एड्स कहते हैं इसे, हो गया तो फिर कोई क्योर नहीं है, फिर सीधा मृत्यु है। तो बैकलॉग नहीं होगा, तुरंत एवरीडे का काम एवरीडे खत्म करोगे ना, तो कोई बैकलॉग नहीं होगा, और वो बीमारी नहीं होगी जो कभी ठीक नहीं की जा सकती। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ रही है? अब बात कर लेते हैं कि नोट्स कैसे बनाएंगे। इसी का अंदर चल रहा है, हाउ टू स्टडी के अंदर ही चल रहा है कि नोट्स कैसे बनाएंगे। लाडले देखो, नोट्स बनाने के लिए सिंपली तुम्हें क्या करना होगा कि टीचर जो पढ़ा रहा है उसमें जो तुम्हें समझ आ रहा है वो तुम्हें कॉपी में लिखना है। नोट्स का पर्पस क्या है? नोट्स का पर्पस बस ये है कि बाद में आप जब कभी पढ़ो तो रिवाइज करने के लिए रहे। नोट्स का और कोई काम नहीं होता। नोट्स ऐसा नहीं कि कोई रिचुअल है। नोट्स का काम होता है कि आप उसे रिवाइज कर पाओ, और रिवाइज करने के लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, और नोट्स बड़े अच्छे से प्यारे तरीके से बनाना। नोट्स बहुत काम आते हैं। अगर नहीं बनाओगे नोट्स ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि टीचर पढ़ा रहा है, टीचर की बात को पहले समझेंगे, और समझने के बाद फिर कॉपी में लिखेंगे। यह साइकिल होना चाहिए, टीचर टू ब्रेन टू कॉपी। बट 90% बच्चे क्या करते हैं? टीचर टू कॉपी, नेवर टू द ब्रेन। कभी ब्रेन में वो ले नहीं जाते, क्योंकि ये साइकिल बहुत फास्ट होता है ना। टीचर से कॉपी में लिखोगे तब तक आज का शाम हो जाएगा, फिर कल नई क्लास आ जाएगी, फिर जब नई क्लास आ जाएगी तो फिर तुम टीचर से कॉपी में ले जाओगे, ब्रेन में ले जाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो टीचर पढ़ा रहा है तो हमेशा अटेंटिव रहना, और हमेशा अटेंटिव रहते हुए उसे फिर समझना और अपने कॉपी में नोट करना। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई तुम्हें? तो ये है तुम्हारा हाउ टू स्टडी का तरीका। अब एक चौथा पॉइंट बात कर लेते हैं। 10th और 9th में तुमने क्या करा पता नहीं। 11th और 12th में पढ़ने का बहुत यही तरीका होता है कि जो तुम्हें टीचर पढ़ा रहा है वो 20% हिस्सा होता है, 80% तुम्हारी तैयारी क्वेश्चंस से होगी। बट जनरली बच्चे क्वेश्चंस से भागते हैं। तुम्हें क्वेश्चन 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 मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा से ज्यादा। जितनी ज्यादा जो क्वेश्चन करेगा वो जीतेगा। मॉड्यूल का तुम्हारा बता दिया है, इसमें सफिशिएंट क्वेश्चंस होते हैं, ये तुम्हें करने हैं। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई? बढ़िया। क्वेश्चन पे एक्स्ट्रा फोकस करना। अब लास्ट बात कर लेते हैं डिस्ट्रैक्शन की, जिसकी वजह से तुम्हारी तैयारी बर्बाद हो जाएगी। अभी से ही बता देता हूं, शुरुआत के जोश में होगे तो लग गया मैं डिस्ट्रैक्ट थोड़ी होऊंगा। बात करेंगे, 2 महीने में ही तुम्हारे पत्ते खुल जाएंगे। डिस्ट्रैक्शन की, गेम का डिस्ट्रैक्शन है, बंद कर दो। इंस्टाग्राम चलाते हो, बंद कर दो। स्नैपचैट चलाते हो, बंद कर दो। बंद कर दो ये सब। एवरीथिंग एक्सेप्ट आईआईटी इज योर डिस्ट्रैक्शन इफ यू वांट टू बी आईआईटीएन। आईआईटी के अलावा हर वो चीज जो तुम्हें हर वो चीज जो तुम करते हो वो तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन है। कभी वो मत काम करना जो तुम होना नहीं चाहते हो। जिंदगी में गेमर बनना चाहते हो? नहीं ना, गेम नहीं खेलना है। क्रिकेटर बनने का सपना है? नहीं ना, क्रिकेट नहीं खेलना है। फुटबॉलर बनने का सपना है? नहीं ना, फुटबॉल नहीं खेलना है। फिटनेस का सपना है थोड़ा सा कि भैया फिट रहूं तैयारी को? हाँ है,
ठीक है, आधे घंटे बैडमिंटन खेल लिया। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई? क्या चेस प्लेयर बनने का सपना है? नहीं ना, चेस नहीं खेलना है। क्या क्या भैया मुझे एकदम हैंडसम मॉडल बनने का सपना है? नहीं ना, तो ऐसे लुक्स वुक्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। क्या भैया मुझे सिंगर बनने का सपना है? नहीं ना, तो गाना गाने ध्यान नहीं देंगे। क्या सपना है? आईआईटीएन बनने का, आईआईटी पे ध्यान देंगे। और ऐसे बच्चे बहुत मिल जाएंगे, अरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करना होता है ना, अरे लाडले करना है तो कर लेना। जो सब कुछ करना चाहते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, एवरेज बन के रह जाते हैं। रिक्शे वाले से जाके बात करो ना, जियो पॉलिटिक्स से लेकर के सब कुछ उसको नॉलेज है। आता है, चलोगे? हाँ मालिक, कितने? 50 रुपए। ठीक है। तुम्हारे क्लास में भी कोई ऐसे बच्चे होंगे जो जिसको देख के तुम्हें 9th-10th में लगता होगा भाई कितना कूल है यार, सब पता होता है शुरुआत से लेकर अंत तक। भैया के एसएसटी में ही नम फेल हो गए, क्या करोगे? कूलनेस के पीछे नहीं भागना। एवरीथिंग एक्सेप्ट आईआईटी इज योर डिस्ट्रैक्शन, एवरीथिंग। तुम्हें खाना भी वो खाना है जो तुम्हें पढ़ने में हेल्प करे। तो खाना भी टेस्ट के लिए नहीं, खाना वो खाऊंगा कि भैया अखरोट खाता हूं, ब्रेन को ज्यादा फैट बढ़िया मिलेगा तो अच्छा होगा। अच्छा, वैसे ये लड़ाई थोड़ी मुश्किल होती है, बट संभल गए तो बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगी और तुम क्रैक करोगे, मुझे इतना यकीन है। क्योंकि तुम सही समय पे 2 साल के बाद देखना, इसी वीडियो पे 2 सालों तक रहेगी ना, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखना, काश 2026 के मार्च में मुझे ये वीडियो मिल गई होती। कमेंट आएंगे, मैं चैलेंज करके लिख रहा हूं, 2 साल पहले ये प्रेडिक्ट कर दिया मैंने। 2028 में बच्चों के कमेंट देखना, या फिर जो 2026 के लिए 2 साल पहले स्ट्रेटेजी बनाई थी उस पर अभी जाके देख लो, काश तब देख ली होती 2024 में। और ये 2 साल कैसे बीतेगा पता भी नहीं पड़ेगा तुम्हें। तो बड़े आराम से पढ़ाई करना, सिलेक्ट हो जाओगे। और लास्ट में बस एक लाइन कह के तुम्हें छोड़ देता हूं जो 2 साल पूरे याद रखना है। ऑनलाइन में पढ़ोगे तो फॉलो योर टीचर, टीचर को फॉलो बड़े शिद्दत से करना। टीचर को एक्सपीरियंस है, टीचर को पढ़ाना आता है, पढ़ना। ठीक है? और कोई डाउट हो तो मैं जा नहीं रहा, बोला ना इस चेहरे की आदत डालनी पड़ेगी, कमेंट में बताना, तुम्हें मैं रिप्लाई दूंगा, हो सके तो वीडियो बना दूंगा। चिंता की कोई बात नहीं है, बड़े धैर्य के साथ आराम से पढ़ेंगे। गॉट इट? लव यू ऑल।